हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे इलेक्शंस, रिप्रेजेंटेशन एंड मूवमेंट्स में रिजर्वेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूसिविटी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सोचिए एक ऐसी क्लास जहां कुछ ही स्टूडेंट्स को बोलने का मौका दिया जाता है। अदर स्टूडेंट चाहे वो कितने भी टैलेंटेड हों, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। क्या आप उसे एक बेहतर क्लास कहेंगे? आंसर इज नो। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूं कि एक डेमोक्रेसी में कुछ ग्रुप, सेक्शन और कास्ट को ही रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाता है और अदर सेक्शन और अदर ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया जाता, क्या वो एक बेहतर डेमोक्रेसी होगी? आंसर इज नो। तो आखिर हम इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे? तो इसका एक आंसर है रिजर्वेशन के थ्रू। तो आज के सेशन में हम इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं डिटेल में कि कैसे रिजर्वेशन एड्रेस करता है एक इंक्लूसिव सोसाइटी को और एक बेहतर डेमोक्रेसी को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रिप्रेजेंटेशन की जरूरत ही क्यों हमें पड़ती है। हम देखते हैं हिस्टोरिकली कई ऐसे सेक्शन, ग्रुप और मार्जिनलाइज्ड कास्ट हैं सोसाइटी में जिनको पूरी तरह से मौका नहीं दिया गया, जो अंडर रिप्रेजेंटेटेड ग्रुप्स के तौर पर हमें दिखती हैं। रिजर्वेशन करता क्या है? वो प्रमोट करता है इंक्लूसिविटी को, क्योंकि रिजर्वेशन के थ्रू इन अंडर रिप्रेजेंटेटेड ग्रुप्स को मौका मिलता है पॉलिटिकल स्तर पर आगे आने का, जिससे एक डाइवर्स पार्टिसिपेशन की प्रक्रिया गवर्नेंस में होती है। और हम देखते हैं इसके द्वारा पॉलिटिकल डायनामिक्स बदलते हैं, पार्टी की स्ट्रेटेजीज तय होती हैं, कैंडिडेट का सिलेक्शन भी इससे सीधे तौर पर प्रभावित होता हम देखते हैं और पॉलिसीज के बनने में भी ये अपना प्रभाव दिखाता है। हम देखते हैं कि इसका समय समय पर रिव्यू होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये इंक्लूसिव होने में तो मदद करता है, लेकिन साथ ही ध्यान रखें कि कहीं ये मेरिट को तो नहीं प्रभावित कर रहा है। तो एक फाइन बैलेंस रहे मेरिट और एक इंक्लूसिव सोसाइटी में रिजर्वेशन के थ्रू। तो इसलिए समय समय पर इसको एक बार देखने की जरूरत होती है। अगर कोई अमेंडमेंट की जरूरत हो तो वो भी करना पड़ता है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं इसके इंपैक्ट को। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इसको देखते हैं। हम देखते हैं कि पास्ट में काफी इनजस्टिस हुए। हजारों सालों में कुछ सेक्शन, ग्रुप्स और कास्ट को पूरा मौका नहीं दिया गया और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, जिससे वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज आगे आई नहीं पाई। कभी वो पॉलिटिकल पावर में अपने आप को रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाई। इसीलिए हम देखते हैं कि रिजर्वेशन एक करेक्टिव मेजर है। इसके थ्रू उस इम्बैलेंस को जो हजारों सालों से बन गया था उसको रिस्टोर किया जाता है बैलेंस के रूप में, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देकर उस हिस्टोरिकली जो डिसएडवांटेज ग्रुप था उसको आगे आने का पूरा मौका दिया जाता है। आइए रिप्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझते हैं। रिजर्वेशन के थ्रू रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती हैं, जहां पर अंडर रिप्रेजेंटेटेड ग्रुप्स के कैंडिडेट ही खड़े हो सकते हैं। तो ये इंश्योर होता है कि उनका फेयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो। इसी के साथ उनकी जो वॉइस है वो भी गवर्नेंस में सामने आए, और अगर ये लोग रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के थ्रू सामने नहीं आएंगे तो वो वॉइस भी आगे चलकर गवर्नेंस में सुनाई नहीं देंगी। हम देखते हैं कि इससे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनती है, जिससे डाइवर्सिटी आती है डिसीजन मेकिंग में, जिसमें सभी सेक्शन, ग्रुप्स और कास्ट के लिए बेहतर नीतियां बनती हैं। अगर मैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के रूप में इसे देखूं तो हम यह पाते हैं कि ये एनकरेज करता है पार्टिसिपेशन को, ये मोटिवेट करता है उन डिसएडवांटेज ग्रुप्स को कि वो भी पॉलिटिक्स में भाग लें और डिसीजन मेकिंग
में भाग लेते हुए अपने आप को पावरफुल बनाएं। इसी के साथ ये ब्रेक करता है उन बैरियर्स को जो हजारों सालों से बन गए थे, जो कि सिस्टमेटिक ऑब्स्टेकल्स के रूप में हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली इन ग्रुप्स को एक्सक्लूड कर दिया गया था, चाहे वो पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करने के मामले में हो, चाहे वो सोशली रिप्रेजेंट करने के मामले में हो। तो हम देखते हैं चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, विमेन हो या माइनॉरिटीज हो, थ्रू रिजर्वेशन इनको फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इंक्लूसिविटी और सोशल जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो ये प्रमोट करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज को, ताकि सभी सेक्शंस, ग्रुप्स और कास्ट इंक्लूसिव होकर, इक्वल होकर पॉलिटिकल डायमेंशंस में या सोशल डायमेंशंस में भाग ले सकें। ये चैलेंज करता है उस डिस्क्रिमिनेशन को जो हजारों सालों से बना था और उन सोसाइटी के बायसेस को तोड़ता है जो सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है जिससे सभी को बराबर मौका मिले। ये रिजर्वेशन बेहतर कार्य करता है, लेकिन साथ ही हमें यह भी जानना आवश्यक है कि इसके सामने कुछ चैलेंजेस भी होते हैं और इसके क्रिटिसिज्म भी हैं। तो आइए वो भी समझते हैं। एक जो बड़ा मामला है वो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है? मान लीजिए एक पार्टी किसी कैंडिडेट को इसलिए खड़ा करती है क्योंकि वो एक निश्चित आइडेंटिटी से बिलोंग करता है, रेदर देन उसके कॉम्पिटेंस होने के कारण। तो यहां पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हावी हो जाती है, और इसी के साथ इसका ऑपोजिशन होता है कि ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है। ये माना जाता है कि हजारों सालों से कुछ ग्रुप, सेक्शन और कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ये ग्रुप अंडर रिप्रेजेंटेड रहे, लेकिन कुछ लोग क्रिटिसिज्म करते हैं कि आज के वक्त में कुछ अदर कम्युनिटीज के साथ, अदर सेक्शंस के हितों को ध्यान में ना रखते हुए इनको अधिक आगे लाना भी तो एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये मामला भी काफी सेंसिटिव हो जाता है। आइए इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा काम हुआ है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में। जो सोसाइटी पहले बटी हुई थी कास्ट में, सेक्शंस में, ग्रुप्स में, रिजर्वेशन ने एक बड़ी सहायता की है कि वो उस सोसाइटी को नॉर्मलाइज करे और डाइवर्स पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे सामने आए। इसी के साथ पॉलिसी एवोल्यूशन के रूप में भी काफी इंपैक्ट आया है। अब हम देखते हैं गवर्नेंस सभी का ध्यान रखते हुए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए भी बढ़िया पॉलिसी बनाती है, और इससे लॉन्ग टर्म उनके हित सुरक्षित रहते हैं। आइए अब हम यहां पर दो केस स्टडी ले लेते हैं। सबसे पहले इंडिया की एक केस स्टडी लेते हैं और देखते हैं किस तरह से रिजर्वेशन ने यहां पर एक अपना अलग इंपैक्ट दिखाया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में ही हम देखते हैं आर्टिकल 330 और 332 के तहत पार्लियामेंट में सीट्स रिजर्व की गई शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लिए, ताकि उनका फेयर रिप्रेजेंटेशन निश्चित हो। और हम देखते हैं कि इन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन के अनुपात में इन्हें सीटें दी जाएं। शुरुआत में ये 10 इयर्स के लिए था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट्स के थ्रू ये 10 इयर्स के लिए फिर आगे बढ़ाया गया और ऐसे ही और 10 इयर्स के लिए आगे बढ़ता रहा। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो वहां पर भी रिजर्व सीट रखी जाती हैं ताकि अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन हो पाए। हम देखते हैं इससे हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन जो था वो करेक्ट हुआ है और एंश्योर हुआ है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। हम यहां पर देखते हैं कि इतना आसान नहीं है इस रिजर्वेशन की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना। इसके सामने कुछ चैलेंज और इसके क्रिटिसिज्म भी हैं, जैसे कि ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। डिबेट होती है कि किस तरह से उन टारगेट ग्रुप जिनके लिए बेहद जरूरी है कि वो आगे आए, उन तक ये पॉलिसी अपना इंपैक्ट पहुंचाए। तो इसके जो तरीके हैं
उनको लेकर अलग अलग राय हैं। दूसरा कि ऐसा माना जाता है कि 70-75 साल बाद भी ये अपने कॉन्सिक्वेंसेस को हासिल नहीं कर पाया है और सोसाइटी में एक डिवीजन इसके कारण बढ़ती है। आइए एक दूसरी केस स्टडी लेते हैं मलेशिया की भूमिपुत्रा रिजर्वेशन पॉलिसी के रूप में। हम देखते हैं कि मलेशिया में भूमिपुत्रा पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई 1970 में। वहां पर हिस्टोरिकली सोशियो इकोनॉमिक इम्बैलेंस रहा, जिसके कारण मलय और अदर एथनिक ग्रुप्स को आगे आने का मौका नहीं मिल पाया और इसी के कारण हमने देखा कि उनको अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया, रिजर्व सीट का एक तरीका सुनिश्चित किया गया ताकि वो पार्लियामेंट और अदर पॉलिटिकल ऑफिसेज में आगे आ पाए। इससे वहां इकोनॉमिक बेनिफिट भी इन लोगों को मिले, चाहे वो बिजनेस की बात करें, एजुकेशन की बात करें, चाहे जॉब्स की बात करें। और हम देखते हैं इससे डिस्पैरिटी कम हुई और सोशल हार्मनी क्रिएट हुई। तो हमने इन दोनों केस स्टडी के थ्रू देखा किस तरह रिजर्वेशन एक सोसाइटी को इंक्लूसिव बनाता है, एक डेमोक्रेसी को बेहतर बनाता है। आइए अब देख लेते हैं आपके टास्क को। आपको देखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है किस तरह से वर्क करती है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और सोशल इक्विटी के मामले में। इसी के साथ आपको यह भी देखना है कि इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कैसे रहते हैं डेमोक्रेसी और गवर्नेंस में एक डाइवर्स सोसाइटी के रूप में। आप इसकी चर्चा कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। We will meet in a new session. Till then, keep learning. Bye bye.